स्वागत है आपका एपिक ऑडियो टेल्स हिंदी पर। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, आंखें बंद करके एक ऐसी दुनिया में खो जाना चाहते हैं जहां तलवारें आसमान को चीरती हैं और हर सांस ताकत की गवाही देती है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक महान गाथा, बैटल थ्रू द हेवंस। चीनी लेखक हेवनली सिल्कवर्म पोटैटो द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया के लाखों पाठकों को अपना दीवाना बना दिया। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि एक यात्रा है जहां आपको मिलेगा धोखा और बदला, प्रेम और विश्वासघात, शक्ति की खोज और असंभव से भी असंभव चुनौतियां। इसमें है कल्टीवेशन की रहस्यमयी दुनिया, जहां हर इंसान ताकत की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, जहां साधारण बच्चा भी महाबली बन सकता है और जहां एक गिरा हुआ नायक शाओयान राख से उठकर आग की तरह जलता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना और सुनना चाहते हैं एक ऐसी दास्तान जहां हर मोड़ पर रोमांच है, तो चैनल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जगह है सिर्फ लिसनर्स के लिए। उस अंधेरे क्षण में जब विश्वास और विश्वासघात आमने सामने खड़े थे, मुगु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, याओ चैन, तुम्हें फ्लेम मंत्रा को अपने साथ रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इसे रखना नहीं चाहते तो क्यों ना इसे मुझे सौंप दो। इतना सुनते ही हान फेंक अचानक गरजा और उसने अपने मास्टर के पीठ में खंजर घोंप दी। तनाव और धोखे की गंध चारों ओर फैल चुकी थी। मुगु ने तीखी आवाज में पुकारा, मिस्टर याओ। और तभी हान फेंक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। वह बोला, याओ चैन, कैसा लगता है जब वही शिष्य तुम्हें धोखा दे दे जिस पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी हो। याओ चैन की आंखों में पीड़ा थी और स्वर कांप रहा था। क्यों किया तुमने यह, क्यों? लेकिन शिष्य यानी हान फेंक ने हंसते हुए बोला, मास्टर, आपने मुझे फ्लेम मंत्रा दे दिया होता तो ऐसा नहीं होता। उस क्षण याओ चैन का दिल टूट चुका था। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह माना और तुमने सिर्फ एक मंत्र के लिए मुझे धोखा दे दिया। लेकिन हान फेंक की आंखों में सिर्फ शक्ति का नशा था। वह निर्दयी हंसी हंसते हुए बोला, धोखा नहीं, अगर इससे मैं और ताकतवर बन सकता हूं तो यह सब करना बिल्कुल सही है। और इसी तरह विश्वास का खून हो गया और एक शिष्य अपने ही गुरु का सबसे बड़ा हत्यारा बन बैठा। कभी शौ कबीले का सबसे नन्हा दाऊजी यानी युवा प्रतिभाशाली शाओयान, पूरा परिवार जिसके नाम से अपनी विरासत के पुनर्जन्म की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन न जाने किस अज्ञात कारण से उसकी दाऊजी कुई शक्ति एकत्रित होना बंद हो गई। सिर्फ 3 सालों में वह महानता के शिखर से गिरकर तीसरे स्तर के दाऊजी कुई तक सीमित रह गया। शियाओ कबीला इस कड़वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दाओई महाद्वीप में सबसे अहम पहचान केवल ताकत होती है, और वही शियाओ यान जो कभी प्रतिभा कहलाता था, आज सबकी नजरों में सिर्फ एक बेकार इंसान बन चुका था। एक सभा में शियाओ कबीले के लोग इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में कहा, शियाओ जान, हकीकत को स्वीकार करो। 3 साल हो गए, तुम्हारे बेटे ने अपनी दाऊजी कोई कभी वापस नहीं पाई। हम अब उस पर अपने परिवार के साधन बर्बाद नहीं कर सकते। एक और ठंडी आवाज गूंजी, अब इस कचरे की एक ही उपयोगिता बची है, उसकी नालान युवती से सगाई। अगर वह रिश्ता ना होता तो हम उसे बहुत पहले परिवार से निकाल बाहर कर चुके होते। और अंत में कड़े लहजे में फैसला सुनाया गया, शियाओ जान, अगर तुम्हारा बेटा 1 साल के भीतर भी सुधर नहीं पाया तो वह कबीले से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जिंदगी भर सिर्फ बाजार का एक मामूली पहरेदार बनकर रह जाएगा। इस प्रकार उस दिन शियाओ यान की किस्मत पर मानो अंतिम मुहर लग गई थी, या शायद यही उसके असली सफर की शुरुआत थी। सभा में जब एक बुजुर्ग ने शियाओ यान को निकम्मा कहा तो शियाओ जान का क्रोध फूट पड़ा। वह गरज कर बोला, बस बहुत हुआ, यान बेकार नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह इतना बुद्धिमान है कि 11 साल की उम्र में ही डुजे बन गया था। लेकिन तुरंत ही दूसरा एल्डर व्यंग से बोला, पर यह बेकार लड़का पिछले 3 साल से जरा भी आगे नहीं बढ़ा। अगर तुम ऐसे ही उसकी ढाल बनते रहोगे तो तुम्हारे मुखिया पद को भी छीन लिया जाएगा। उधर शियाओ यान अपने कमरे में साधना कर रहा था। पसीने से भीगा हुआ हताश स्वर में बुदबुदाया, धत्तेरे की,
मैं तो पहले से कहीं तेजी से दाऊजी सीख रहा हूं, फिर भी उसे अपने भीतर संकुचित क्यों नहीं कर पा रहा। इसी बीच नौकर ने आकर सूचना दी, तीसरे युवा स्वामी मिस्टी क्लाउड सेक्टर से विशेष अतिथि आए हैं, मुखिया ने आपको बुलाया है। शियाओ यान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूं। सभा कक्ष में कई नजरें उस पर टिक गईं। किसी ने धीरे से कहा, अरे वो लड़की सामने बैठी कौन है? क्या यही विशेष अतिथि है? दूसरे ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मुझे क्या पता, पर यहां शियाओ यान क्यों आया है? वह तो सिर्फ तीसरे स्तर का दाऊजी कोई है, लगभग बेकार इंसान। शियाओ जान ने बेटे को देखा और पुकारा, यान आओ, बैठ जाओ। जी पिताजी। शियाओ यान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, लेकिन तभी एक एल्डर मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, ओह क्षमा कीजिए, मैं तीसरे युवा स्वामी को भूल ही गया था। मैं तुरंत अपने आदमी से कहकर एक सीट तैयार करवाता हूं। शियाओ यान का दिल डूब गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है मैं इस परिवार में अपनी जगह धीरे धीरे खो रहा हूं। तभी कोमल स्वर में शियाओ सुन्नर बोली, यान क्यों ना तुम यहां बैठ जाओ। शियाओ यान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे इस अपमान से बचा लिया। फिर धीमे स्वर में पूछा, लेकिन वो युवती कौन है? सुन्नर ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं पहचानते? वो है नालान यानारन। शियाओ यान चौंक गया। नालान यानारन यानी वृद्ध मास्टर नालान की पोती। नालान यानारन ने विनम्रता से कहा, शियाओ अंकल, बहुत साल हो गए, पहचान न पाने के लिए क्षमा चाहती हूं। शियाओ जान मुस्कुराकर बोला, अरे मिस नालान, आप भी क्षमा करें, हमें बहुत पहले आकर आपसे भेंट करनी चाहिए थी। भीड़ में हलचल फैल गई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना था कि मिस यानारन को मिस यूनियन ने अपना शिष्य बना लिया है। ऐसा लगता है कि अफवाह सच थी। कमाल है, वह सचमुच असाधारण प्रतिभा रखती है। तभी गेये ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया शियाओ, हम आज यहाँ एक विशेष कारण से आए हैं। यह मामला युवा महिला यानी मिस नालान से जुड़ा है। शियाओ जान ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर गेये, कृपया बताइए, हम आपकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? और यहीं शियाओ यान की जिंदगी में आने वाला सबसे बड़ा तूफान धीरे धीरे दस्तक देने लगा। सभा का वातावरण और भी भारी हो गया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट के दूत ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे संप्रदाय के नियम बेहद सख्त हैं। नेता की नजरें युवती नालान यान पर है। वह चाहती हैं कि नालान आगे चलकर संप्रदाय की अगली नेता बने। इसीलिए हम चाहते हैं कि वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस सगाई को यहीं समाप्त कर दीजिए। जैसे ही यह शब्द हवा में तैरकर सबके कानों तक पहुंचे, सभागृह में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे तो यही कारण है कि वे यहां आए हैं। सही है, यह सब शियाओ यान की वजह से हो रहा है। वह तो कब का बेकार हो चुका है। कबीले की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सब उसी की गलती है। लेकिन तभी एक एल्डर ने चेताया, तुम सब जानते हो दाऊ कोई महाद्वीप में क्या होता है जब कोई युवती जबरदस्ती अपनी सगाई तोड़ देती है, तो यह सीधे सीधे अपमान कहलाता है। मिस्टी क्लाउड सेक्ट का दूत झुककर बोला, मुखिया शियाओ, हम जानते हैं कि यह मांग आपके लिए कठिन है, पर कृपया हमारे संप्रदाय के नेता की मदद कीजिए। शियाओ गुस्से से खड़ा हुआ ही था कि बुजुर्गों की आवाज गूंज उठी, शियाओ जान बस करो, मत भूलो तुम शियाओ कबीले के मुखिया हो। सबकी नजरों के सामने नालान यानारन धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज दृढ़ थी, जहां तक मेरे दादा की बात है, उन्होंने इस सगाई को तोड़ने की सहमति नहीं दी। लेकिन यह मेरा भविष्य है और इस भविष्य का फैसला करने का अधिकार मेरा है। सभा में सन्नाटा छा गया। शियाओ जान ने भारी मन से कहा, मिस नालान, आप सचमुच अडिग हैं। मुझे नालान सू से ईर्ष्या होती है कि उसकी ऐसी बेटी है। लेकिन मुझे अंकल मत कहिए, मुझे सिर्फ मुखिया शियाओ कहकर पुकारिए, क्योंकि मैं इस रिश्तेदारी के योग्य नहीं हूं। आप भविष्य की मिस्टी क्लाउड सेक्ट की नेता हैं और आगे चलकर पूरे दाऊ कोई महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण शख्सियत बनेंगी। मेरा बेटा शियाओ यान तो सिर्फ एक साधारण इंसान है, वह आपके योग्य नहीं है। नालान यान ने हल्की मुस्कान दी। आपका बहुत धन्यवाद मुखिया शियाओ, आपने स्थिति को समझा। फिर गेये ने एक छोटा सा डिब्बा आगे बढ़ाया और बोला, हमारे नेता को यह मालूम है कि यह मांग सीमा से बाहर थी,
इसलिए उन्होंने क्षमा याचना स्वरूप यह उपहार भेजा है। सभा में सभी की सांसें थम गईं, क्योंकि डिब्बे में रखा था कोई गैदरिंग पील। दूत ने गर्व से कहा, इसके सहारे कोई भी शिष्य जो 9वें स्तर के दाऊजी कुई पर पहुंचा हो, बिना असफल हुए एक सच्चा दाऊजे बन सकता है। और यह कोई साधारण औषधि नहीं है, इसे हमारे माननीय अल्केमिस्ट गुहे ने स्वयं तैयार किया है। पूरा सभागृह विस्मय और अविश्वास से भर उठा और शियाओ यान बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी किस्मत उसके सामने ही लिखी जा रही हो। सभा में कानाफूसी तेज हो चुकी थी। किसी ने आश्चर्य से कहा, यह गोली क्या वाकई गुहे यानी पिल्किंग ने बनाई है? एक ठंडी मुस्कान के साथ सियाओ यान ने गे से कहा, मिस्टर गे, आप यह गोली रख लें। पर एक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में टोका, शियाओ यान, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं। चुप रहो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दूत ने फिर दूसरा ऑफर बढ़ाया, अगर यह सामान्य नहीं है तो हम 3 और गोली देने के लिए कह सकते हैं। अगर आप सगाई रद्द करते हैं, हम शियाओ यान को अपने संप्रदाय में शामिल कर लेंगे और उन्नत दाऊ कोई विधि सिखाएंगे। भीड़ में किसी ने कद्र स्पर्श से कहा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? कितनी उदार है वह। शियाओ यान खामोशी से खड़ा रहा। कुछ लोगों की आंखों में तंज था, यह बेकार है, उसे ही इसका हक है। पर अचानक से एक कड़क आवाज ने माहौल काट दिया, यान, तुम्हारा व्यवहार असभ्य है। यह ल्यूलिंग की आवाज थी। और फिर नालान यानरन ने ठंडी आवाज से कहा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मैं सुझाव देती हूं कि तुम हमारी सगाई को रद्द कर दो। वह आगे बढ़ी और स्पष्ट स्वर में बोली, ध्यान रहे, मैं आज केवल अपने मास्टर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता की अनुमति से यहां आई हूं। तुम इसे धमकी समझ सको तो समझो, पर तुम भली भांति जानते हो हमारी ताकत और हमारी स्थिति। हम दोनों का भविष्य अब यहां खत्म होता है। शियाओ झान ने दुख के साथ कहा, मिस नालान, मैं बेइज्जती सह सकता हूं, पर मेरा नाम और कबीले की इज्जत का क्या होगा? अगर हम मान लेते हैं तो मैं कैसे मुखिया बने रहूंगा? मैं कैसे यू तान सिटी में अपनी पकड़ बनाए रखूंगा? शियाओ यान ने तिरस्कार भरे स्वर से कहा, मैंने अशिष्टता की, अब मैं तुमसे सगाई की बात नहीं करूंगा, पर एक शर्त है, हम इसे 3 साल के लिए टालते हैं। 3 साल बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में तुम्हारे साथ मुकाबला होगा। अगर तुम हार गई तो सार्वजनिक रूप से सगाई मैं रद्द कर दूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे सामने सारा सम्मान छोड़ दूंगा। भीड़ में शोर मचा। पर वह कैसे मुकाबला करेगा? किसी ने पूछा, क्या यह मजाक है? तुम उसे अपमानित कर रहे हो? किसी ने उत्तर दिया। शियाओ यान छाती चौड़ी करके बोला, मेरी उम्र अभी कम है, मेरे पास समय है। हाँ, अभी मैं बेकार हूं, पर यह क्यों समझते हो कि मैं भविष्य में नहीं बदल पाऊंगा? तभी एक शांत आवाज आई, बेटी, एक सलाह बदलाव के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं। गरीबों और कमजोरों को नीचा मत समझो। 3 साल के बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में मिलते हैं। अगर तुम जीत गए, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगी। अगर 3 साल बाद भी तुम वैसा ही बेकार रहे तो हम सगाई रद्द कर देंगे और तुम बेधड़क समझौता सौंपना। पर शियाओ यान ने तुरंत कहा, मुझे 3 साल का इंतजार नहीं करना, मेरे अंदर उतना उत्साह नहीं है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं चाहता। और तुरंत एक कागज निकाला। एक त्यागपत्र, शाब्दिक शब्दों में लिखा गया, अब से तुम नालान यानरन सियाओ कबीले से कोई संबंध नहीं रखती। भीड़ उबल पड़ी। नालान यानरन चौंकी, तुम कैसे मुझे त्याग सकते हो? शियाओ यान ने दृढ़ता से कहा, 3 साल बाद मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। उसकी आवाज में विश्वास था। सभा खत्म हुई। लोगों ने कहा, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, अब निकल जाओ। वहीं सभा में शियाओ सुन्नर नालन से कहती है, आज जो तुमने किया अगर भविष्य में पछतावे का कारण बने तो मत कहना कि हमने नहीं कहा। भीड़ धीरे धीरे बिछड़ने लगी। तुम नहीं समझते कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का हाथ नालान के सर पर है। इस महाद्वीप में और भी शक्तियां हैं। शियाओ यान और उसके पिता घर लौटे। घर की दहलीज पर पिता ने बेटे को थाम कर कहा, बेटे, शक्ति के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। शियाओ झान ने अपने बेटे को समझाया, तुम मर्द हो, लड़कियों की तरह मत पछताओ। तुम्हें खोना उसका अपना नुकसान है, हमारा नहीं। फिर पिता ने एक छोटी दवा निकाली। मैंने माइटर ऑक्शन हाउस से यह गोली ली है, शायद यह तुम्हारी मदद कर दे।
और उसे हाथ में थमाया। इसे रखो, रो मत, थोड़ा आराम करो। रात की खामोशी में शियाओ यान अकेले साधना कर रहा था। वह सोच रहा था, मैं इस ठहराव को कैसे तोड़ूं? तभी एक रेंगती हुई फुसफुसाती आवाज अंदर से आई। नन्हे बच्चे, लगता है तुम्हें मदद चाहिए। शियाओ यान चौंका। कौन है? बाहर आओ। और फिर धीमे स्वर में आवाज आई, मुझे नाम की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इतने सालों के बाद मुझे खुशकिस्मती मिली, मुझे कुछ आत्मिक शक्ति चाहिए। शियाओ यान ने हिम्मत कर कहा, कौन हो तुम? खुद को दिखाओ। एक चमक सी हुई और आवाज बोली, रुको, मुझे ढूंढना बंद करो, तुम्हारी उंगली पर ही हूं। शियाओ यान ने देखा, अपने हाथ की उंगली पर एक काली अंगूठी सिमट कर चमक रही थी। वह अचरज में बोला, तुम वही हो? काली परछाई ने शांतिपूर्वक कहा, हां, तुमने मुझे पिछले 3 सालों में जो चढ़ावे दी उसके लिए धन्यवाद, वरना मैं अब भी सो रहा होता। तो तुम ही वो कारण थे जिसकी वजह से मेरा दाऊ कोई शक्ति गायब होता रहा, क्योंकि तुमने उसे मेरी अंगूठी में छुपा रखा था। शियाओ यान गुस्से से बोला, तुम मेरी अंगूठी के मालिक हो? क्या मैंने यह अंगूठी तुमको दी थी? सफेद परछाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अंगूठी का असली मालिक मैं हूं, पर मेरी इस अंगूठी ने किसी और को चुन लिया, शायद यही नसीब था। शियाओ यान ने बुझे हुए स्वर में कहा, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और इतना कहकर वह अंगूठी को फेंक देता है। पर सफेद आहट ने कहा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनने में मदद करूंगा। क्या तुम 3 साल बाद नालन यानरन से बदला लेना नहीं चाहते? मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली अल्केमिस्ट बनाऊंगा। शियाओ यान की आंखों में आग थी, पर उसकी आवाज ठंडी और नियंत्रित रही। बूढ़े आदमी, तुमने मेरे साथ जो किया उसका अपमान मैं भूल नहीं पाऊंगा। काली परछाई, जो अब याऊ लाऊ के रूप में अपना चेहरा दिखा रही थी, ने नरम पर पक्के स्वर में कहा, छोटे लड़के, मुझसे क्रोध ठीक नहीं बैठता। मैंने तुम्हारा डूजी पिछले 3 साल में इसीलिए चुराया क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं था। शियाओ यान वापस गरज उठा, विकल्प नहीं था? तुम्हारे कारण मुझे अपमान का पात्र बनाया गया, मेरी कड़ी मेहनत को कुचला गया। तुमने किसी भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया। क्या लाओ ने थोड़ी खींच के साथ कहा, तुम्हें एहसानमंद होने की जरूरत नहीं, पर सुनो, तुमने इन वर्षों में अपना धैर्य नहीं खोया, वही तुम्हें आज अलग बनाता है। तुमने ठोकरें खाई पर हार नहीं मानी, यही विशेषता मुझे पसंद आई। शियाओ यान के होंठ कांप पड़े, पर भीतर का उत्साह भी जागा। तुम्हारी वजह से ही मेरी डूची गायब हुई, पर अब मैं जान गया हूं कि मेरी असफलता का असली कारण क्या था। क्या तुम सिखाने वाले हो या केवल चोर? याओ लाओ ने हल्की मुस्कान दी, एक संदिग्ध अनुभव भरी मुस्कान। मैं चोर भी हूं और शिक्षक भी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूं, पर केवल तभी जब तुम मेरी शर्तें मानो। मैं तुमसे बल, आत्मानुशासन और एक लक्ष्य मांगता हूं, ना कि केवल बदला। शियाओ यान ने चुपचाप सांस ली, उसकी आंखें ठंडी पर दृढ़ थीं। बताओ शर्तें, शियाओ लाओ ने धीरे से कहा। पहला, तुम मुझे खुद का गुरु मानकर नाम से बुलाओगे। दूसरा, तुम मेरे दिए हर निर्देश को बिना झिझक के मानोगे। तीसरा, हमारी साझेदारी सार्वजनिक नहीं होगी, इसे केवल तुम और मैं जानेंगे। आखिर में हर रात तुम अपनी डूची का अभ्यास मेरे बताए तरीके से करोगे। यह सुनकर शियाओ यान के भीतर कुछ टूटता और जुड़ता हुआ सा लगा। 3 साल की अपमानित घड़ी अब अपनी दिशा बदल सकती थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर थपथपाई और आवाज में ठान लेती गर्माहट आई, ठीक है, मैं मानता हूं, पर याद रहे अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। याओ लाओ मुस्कुराए, तुम्हारी यह आग मुझे अच्छी लगी। अब सुनो, पहला सबक, डूची को भीतर संचित करने के लिए तुम्हें श्वास चक्र की सटीक ताल सीखनी होगी। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि एक कला है। इसे समझो, महसूस करो, फिर नियंत्रित करो। दिन डूबे और रात के पहले सितारों की ओट में शियाओ यान ने याओ लाओ के निर्देशानुसार अभ्यास शुरू किया। श्वास धीमी हुई, हृदय ताल स्थिर हुआ और उसकी भावना जो कभी टूटने को थी वापस बंधने लगी। पहली रात में ही उसे अजीब सी स्फूर्ति मिली। छोटी छोटी लौ की तरह डूची की कणिकाएं उसकी त्वचा के अंदर घुलने लगी।
पर अभी तक पूर्ण रूप से संचित नहीं हुई। याओ लाओ ने फुसफुसाया, पहला कदम पूरा हुआ, पर यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अहंकार छोड़ना होगा और हर क्षण अपनी कमजोरी का सामना करना होगा। और इसी रात जब सब कुछ शांत था, शियाओ यान ने भीतर से अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। 3 साल नहीं, मैं जल्दी लौटूंगा, मैं अपनी इज्जत वापस लाऊंगा। दोस्तों, यह नॉवल यहीं धीमी धीमी आग पकड़ती है। एक लड़का, एक रहस्यमयी गुरु और वह कठिन साधना जो उसे अमर करने वाली नियति की ओर ले जाएगी। शियाओ यान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी प्रतिभा से यह तो सिर्फ वक्त की बात है, मैं जरूर और ताकतवर बनूंगा। याओ लाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो, लेकिन अभी तुम केवल डूची के तीसरे स्तर पर हो। 3 साल बाद की चुनौती जीतना सिर्फ मेहनत से मुमकिन नहीं। उस लड़की के पीछे मिस्टी क्लाउड सेक्ट खड़ा है और उसकी प्रतिभा तुम्हारे बराबर है। शियाओ यान की आंखों में गुस्सा चमका और बोला, अगर तुमने पिछले 3 सालों में मेरी डूची नहीं सोखी होती तो आज मैं डूजे बन चुका होता। फिर नालान यानारन जैसी कोई भी लड़की मुझे अपमानित करने की हिम्मत ना करती। याओ लाओ ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा मत करो छोटे बच्चे, डूजे तो बस इस महाद्वीप का पहला पड़ाव है। उससे ऊपर हैं डुशी, डुडी और कई बड़े स्तर जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। डूजे के पास डूची की सिर्फ थोड़ी सी शक्ति होती है, इसे पाना मुश्किल नहीं। शियाओ यान का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई तरीका मालूम है? याओ लाओ ने आंखें सिकोड़कर कहा, शायद। शियाओ यान ने चुनौती भरे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे 1 साल के भीतर डूजे बना सकते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी डोची चुराई थी। कैसा रहेगा यह समझौता? नाटकीय मौन में याओ लाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम सौदे करने की अच्छी कला जानते हो। अगर तुम मुझे चढ़ावा देना जारी रखना चाहते हो तो मुझे भी कुछ बदले में मिलना चाहिए, है ना? शियाओ यान ने कड़क स्वर में कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें हर जगह बोझ क्यों बनाकर रखूं? याओ लाओ ने माथा ठनका, तुम किसी 15 साल के लड़के जैसी तस्वीर नहीं हो। ठीक है, फिर उसने हल्का सा कहा, खैर, मैं तुम्हारा एहसान महसूस कर रहा हूं। मैं एक अल्केमिस्ट हूं। तुम्हारी डूची को पुनः प्राप्त कर देना और तुम्हारी खेती को उच्च स्तर तक पहुंचाना मेरे लिए आसान काम है। मैं तुम्हें रसायन कला भी सिखा सकता हूं। शियाओ यान ने बोला, मैं यह जानना चाहूंगा तुम किस दर्जे के अल्केमिस्ट हो? मुझे याद नहीं रह गया। याओ लाओ ने संक्षेप में उत्तर दिया, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि जो दवा तुमने सभागृह में सुनी, पिल्किंग गुहे, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है। याओ लाओ ने एक तंज भरी मुस्कान दी, 6ठा रैंक पिल्किंग कुछ भी नहीं है ना? फिर यान ने निर्णायक स्वर में बोला, ठीक है, तुम मेरी अंगूठी में कुछ समय और रह सकते हो, पर यह साबित करने के लिए कि तुमने जो कहा, तुम्हें मुझे 1 साल में डाउजे बनाकर दिखाना होगा। ठीक है, याओ लाओ ने दृढ़ता से उत्तर दिया। याओ लाओ ने कहा, तुम मुझे अपना गुरु कह सकते हो? शियाओ यान चौंका, क्या तुम मेरे गुरु? और मन ही मन सोचा, बुढ़ा यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यकीनन इसका कोई मकसद है, पर मेरी काबिलियत काफी घट गई है। अभी मेरे पास कबीले के साधन भी नहीं। अगर वह वाकई अल्केमिस्ट है तो ठीक है। फिर थिरकते हुए किंतु गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, मैं शियाओ यान आज से तुम्हारा शिष्य बनता हूं। मुझे अपनी असली कला दिखाओ और जल्दी से मेरी ताकत डूंजे के स्तर तक वापस लाओ। याओ लाओ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। सुबह की हल्की धूप अंदर फैल रही थी और शियाओ यान के चेहरे पर पहली बार लंबे समय से आराम की छाया दिख रही थी। उसने धीमे पर ठोस स्वर में पूछा, गुरुजी, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? याओ लाओ ने आंखें चमकाकर उत्तर दिया, मुझे याओ लाओ कहो। फिलहाल मैं अपना पूरा इतिहास तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना ही जान लो, कुछ जड़ी बूटियां तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए औषधि बना दूंगा। शियाओ यान के चेहरे पर आशा का उजाला फैल गया। ये मेरी खेती तेज कर देगी। क्या मैं जल्दी ही डाउजे बन जाऊंगा? याओ लाओ ने गंभीरता से कहा, हां, यह तुम्हारी गति तेज कर देगा ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके डाउजे की स्थिति फिर हासिल कर सको। पर एक बात याद रखना, मेरी मौजूदगी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तेदार भी नहीं। शियाओ यान ने बुदबुदाया, ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया।
थोड़ी देर के बाद शियाओ यान घर से बाहर आया और आंखों में चमक लिए बोला, पिताजी, अब मैं फिर से साधना कर सकता हूं। शियाओ झान ने गर्व राहत के मिश्रित स्वर में बेटे को देखा। यान, आओ यहां। तभी शियाओ सुन्नर यान से मिलने आती है। सुन्नर, तुम यहां क्या कर रही हो? शियाओ शूनेर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हें मेरी प्यार चाहिए ही नहीं, पर किसी का साथ होना अच्छा लगता है ना? यान ने शर्म से सिर झुकाया और फिर धीमे से कहा, कठिनाइयां ही इंसान को बड़ा बनाती है। हां, वह एक दिन पछताएगी। शूनेर की आंखों में नरमता थी, पर विचार में कुछ दूरी भी। कृपया मुझे पिछले 3 सालों के लिए दोष मत देना। मैं उस वक्त बिल्कुल बिखरा हुआ था, पर तुम्हारे साथ होना मेरे लिए संतोष की बात है। यान ने धीरे से कहा, मैंने अब पता लगा लिया है कि मेरी साधना क्यों रुकी थी। शूनेर ने चमकती आंखों से कहा, सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। यान, तुम्हारी प्रतिभा से लगता है कि तुम जल्दी ही अपने पुराने रूप में लौट आओगे। यान मुस्कुराया, बिल्कुल। चलो कल हम भूटान सिटी में टहलने चलते हैं, अगर खाली हो तो। सुनहर ने उत्साह से कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह भूटान सिटी की चहल पहल बाहर की तरह थी। बाजार की हलचल, लोगों की आवाजें और छोटी छोटी दुकानों की रौनक, सब कुछ ऊर्जा से भरा था। वाह, यहां कितना भीड़ भाड़ है, शूनर ने कहा। बिल्कुल, यान ने उत्तर दिया। मार्केट भूटान सिटी का सबसे बड़ा सामान हब है। व्यापारी और मर्सरीज दोनों इन्हीं की तरफ आते हैं। अगर तुम कुछ लेना चाहती हो तो यही सबसे अच्छा स्थान है। सुनहर ने आंखों में उत्साह ले कहा, मैं कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेना चाहती हूं जो मेरी साधना में मदद कर सकें। यान ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मिलकर देख लेते हैं। दोनों भीड़ में घुलते हुए छोटे छोटे स्टालों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। हल्की गूंज में उस बाजार की खुशबू सूखी जड़ी बूटियों, धूप ग्रह के धुएं और मसालों के मिश्रण की उनके इंद्रियों को जगाती रही। यान ने एक दुकान पर रुककर कहा, यहाँ की जड़ी बूटियां मशहूर हैं, पर जो मैं चाहता हूं उसके लिए विशेष घटक चाहिए होंगे जो ऊपर के व्यापारी रखते हैं। शनेर ने उत्सुकता से पूछा, कौन से घटक? यान ने गंभीरता से जवाब दिया, कुछ दुर्लभ जड़े और खनिज वे जो डौची के संकुचन में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सही रूप से लें तो गुरुजी की विधि और भी तेज असर करेगी। और इस तरह बाजार में छोटी छोटी खोजें और पुरानी दुकानों के बीच से गुजरते हुए यान ने न केवल औषधियां ढूंढने की ठानी, बल्कि उन रास्तों पर भी कदम रखा जहां से उसकी जीवन की नई सड़क शुरू होने वाली थी। एक सड़क जो कठिन प्रशिक्षण, रहस्यों और अंततः शक्ति की ओर ले जाती थी। बाजार की हल्की सरसराहट अचानक थम सी गई। चियाओ, यान और शूनेर भीड़ में चलते रहे, पर माहौल उन्हें कुछ अजीब सा सुनसान लगने लगा। पर चलते चलते उन्होंने महसूस किया, आज बाजार की भीड़ कम है, यह सामान्य स्थिति नहीं थी। शूनेर ने तन कर पूछा, बाजार इतना धीमा क्यों पड़ गया? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। यान ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर पहले जड़ी बूटियां खरीदते हैं, बाद में सोचेंगे। तभी किसी की तेज आवाज गूंजी और भीड़ में एक तिरछी निगाह घुल गई। अरे, क्या यह शियाओ कबीले का वह यान नहीं है जो कभी प्रतिभाशाली कहा जाता था? जियाली एओ ने ताने भरे स्वर में कहा, सुना है पिछली जांच में भी वह तीसरे सर के डोजी पर ही निकला था। भीड़ में ठहाका हुआ। 3 साल हो गए और वह अभी भी नहीं जान पाया कि उसकी डोची क्यों गायब हुई। लगता है वह अब भी शियाओ कबीले का कचरा ही है। यान के पास से एक और आवाज आई, तिरछी अपमान से भरपूर, तुमने अपना कारण नहीं खोजा, तुम कितने लाचार हो। पर शूनेर ने कड़े स्वर में कहा, तुम उनकी बराबरी तक भी मत गिरो। क्या बात है? जियाली फिर उकसाने लगा, क्या तुम जड़ी बूटियां लेने आए हो ताकि अपनी बीमारी ठीक कर सको? मेरे जियाली बाजार में जाओ, वहां अभी अभी एक अल्केमिस्ट आया है। जो दवाएं बनाता है वे शियाओ कबीले की दवाओं से कहीं बेहतर हैं। किसी ने उत्साह से कहा, वो दवाइयां जल्दी बिकती हैं, चलो देखते हैं। पर भीड़ में एक पुराना कुटिल ताना फिर सुनाई दिया, बाजार तो भूटान सिटी के 3 बड़े खानदानों की ताकत दिखाने की जगह है। तुम्हारी सगाई टूटते ही तुम अपनी पकड़ खोते जा रहे हो। अपने पिता को बता दो कि बाजार पर बने रहने की हिम्मत मत दिखाएं, वरना फिर एक और तिरछा ताना। वैसे भी शियाओयान तुम्हें कैसा लग रहा है सगाई टूटने का मजा? पर तुम्हारी औकात ही क्या है?
तीसरे स्तर के डूजीची पर बैठे हुए नालान मिस के लिए तुम अपात्र ही हो। भीड़ में कुछ शोर हुआ और फिर अचानक एक साथ उछल पड़ा। तभी शून्यर को यान रोक लेता है। यान, तुमने मुझे रोका क्यों? शियाओ यान बोला, उसने मुझे अपमानित किया, मैं खुद बदला लूंगा। उसकी आवाज ठंडी पर नियंत्रित थी। युवा लड़के, तुम उस किस्म के नहीं दिखते जो अपमान सह लेता है। बाजार की एक कोलाहल भरी छाया से आवाज निकली, जिया की तीखी आवाज जिसमें ताना भी और अभिमान भी था। भीड़ धीरे धीरे उनके चारों ओर एक सर्कल बना रही थी। कुछ लोग चुपचाप मुखर थे, कुछ के होठों पर उदासियां थम गईं। फिर एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे शियाओ कबीले की फिक्र है। सगाई टूटते ही जियाली खानदान सक्रिय हो उठे हैं। वे बाजार को अपने कब्जे में लेने को आतुर हैं। याओ लाओ ने आंखें तरेरी और शांत स्वर में यान से कहा, ताकत ही यहां सब कुछ है। लड़के, तुम क्लान की चिंता करते हो, पर यदि तुम स्वयं मजबूत नहीं होते तो क्या समाधान करोगे? पहले अपना आधार मजबूत करो। शियाओ यान ने जज्बे भरे स्वर में पूछा, बूढ़ा आदमी, क्या सिर्फ गोलियां ही मुझे ठीक कर सकती है? क्या इससे और तेज तरीका नहीं है? याओ लाओ ने हल्की सी मुस्कान दी और समझाया, हां, तुम्हें आंतरिक साधना के साथ बाहरी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक बाहरी उत्प्रेरक। शारीरिक प्रशिक्षण से डियाओ स्किल्स में वृद्धि होगी, और जो मैं कहता हूं, स्पिरिचुअल लिक्विड तुम्हारी नाड़ियों को खोलकर डाओ ची के संकुचन को तेज कर देगा। यह बूढ़ा किस बाहरी उत्प्रेरक की बात कर रहा है? क्या तुम्हारे पास कोई चमत्कारिक नुस्खा है? याओ लाओ ने ठंडी आंखों से कहा, मेरे पास नुस्खा है, पर यदि तुम इसे शॉकलैंड के लिए उपयोग करना चाहते हो तो तुमको खुद उसे शुद्ध करके बनाना होगा। याओ लाओ ने धीमी पर पक्की आवाज में कहा, जब तक तुम एक डाओजे नहीं बनते, अल्केमिस्ट की कला तुम्हारे हाथों में पूर्ण नहीं होगी। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। याओ लाओ की कठोर शिक्षा के अधीन शियाओ यान की साधना तेजी से विकसित हुई। उसकी सांसों की लय बदल गई। उसकी त्वचा के भीतर डाओची के कण संकुचित होने लगे, पर बाहर की दुनिया ने उसकी प्रगति का सम्मान नहीं किया। इधर जियाली क्लान ने अल्केमिस्ट लिऊ शी की मदद से शाओ मार्केट पर हमला तेज कर दिया। लिऊ शी के बने औषधियों की मांग इतनी बढ़ गई कि शाओ मार्केट का सुनसान हो गया। ग्राहक गायब हो गए, व्यापार ठंडा हो गया। लिऊ शी की वजह से हमारे बाजार में सन्नाटा छा गया है, किसी ने कहा। यह बहुत जल्द बंद हो जाएगा। जिया ली समूह में योजना बन रही थी। हमें लिऊ शी से और दवाएं चाहिए। पूरी बाजार को अपनी ओर मोड़कर शाओ क्लैन को अस्थिर कर देना है। अगर आपको ये ऑडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे यहीं मत रोकिए, क्योंकि आगे की हर कड़ी और भी रोमांचक होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको इस यात्रा का कौन सा पल सबसे ज्यादा यादगार लगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है, और इसी ताकत से हम मिलकर बैटल थ्रू द हेवंस की पूरी कहानी सुनाएंगे।